नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होना बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। साथ ही वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को उन्होंने सीधे गुंडागर्दी करार किया है। पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने देश को ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है और ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है जो उन्होंने प्रावधान किया। हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच की ओर से समान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में पहुंचने से पहले भव्य रोड शो किया है। ऐसे में सीएम ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और रोड शो में लोगों को सीएम पर पुष्प वर्षा करते हुए भी देखा जा सका। इसी क्रम में सीएम ने सम्मेलन में पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें एक ऐसे संविधान दिया है जिसमें सभी को गौरव और बराबरी से जीने का अधिकार मिला है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। अब चारधाम यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात कह दी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो इतना कह दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ता चारधाम यात्रा पर अब पूरी तरीके से जाने की बात भी कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी माइनॉरिटी के लोगों पर वहां जाने के लिए रोक भी लगा रही है। 50% से ज्यादा लोग वहां पर घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं। ऐसे में शायद इन घोड़े खच्चरों को भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी पार्टी रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता सनातनी हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर सेवा कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर से साफ हो गया है कि सेवा भाव के कामों पर भी यहां पर कुतर्क किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है, लेकिन इसीलिए पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुंचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं।
तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि ये सनातन का कार्य करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि करण महाराज जी से पच नहीं रहा है। और करण महाराज जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, एक बार फिर यह दर्शाया है कि कांग्रेस पार्टी में मानसिक तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी तरीके से मानसिक विक्षिप्त। अब उत्तराखंड में 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही घोड़ों में इन्फ्लुएंजा वायरस के केस सामने आने लगे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 55 से ज्यादा घोड़े पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा घोड़ों की जांच अभी तक कराई जा चुकी है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जैसे ही विभाग को इस वायरस के बारे में पता चला था, तभी से ही एक मीटिंग गठित की गई थी, जिसमें एक टारगेट बनाया गया था कि बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के जितने भी घोड़े हैं उन सभी की 15 अप्रैल तक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें से जो घोड़े नेगेटिव पाए जाएंगे और उसे ही आगे भेज दिया जाएगा। अगर किसी में इन्फ्लुएंजा वायरस पाया जाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, हमने लगभग जिस दिन हमको पता चला था, जब हमने पहली बार सैम्पलिंग कराई थी 422 घोड़ों की, और उसमें से 12 घोड़ों को इन्फ्लुएंज़ा मिला था, तो हमने उस वक्त एक वीसी करी थी। वीसी में हमारे सचिव, हमारे डायरेक्टर, हमारे डीएम रुद्रप्रयाग और सारे जिलों के सीईओ थे। तो हमने टारगेट बनाया था कि हम 15 तारीख तक, इस महीने की 15 तारीख तक, हम जितने भी 5 जिलों में हमारे घोड़े आते हैं, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जहाँ से मैक्सिमम घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे लगभग 23,000 के आसपास घोड़े हैं, और उन सारे घोड़ों की हम स्क्रीनिंग करेंगे। जो घोड़ा नेगेटिव पाया जाएगा उसको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे जाने देंगे, जो पॉजिटिव पाया जाएगा उसको हम वहीं पे होल्ड करेंगे, वहीं क्वारंटीन करेंगे, उसका इलाज होगा, 12 दिन तक उसको हम इलाज करेंगे, और 12 दिन बाद उसकी रीटेस्टिंग की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो उसको हम मूव करेंगे। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रशासन और संगठन सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के घंटाघर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब को मानने वाले लोग आज उत्तराखंड समेत देश भर में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब के संविधान को खुर्द बुर्द करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन ताकतों से लड़ने का संकल्प भी आज हम लेते हैं। आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम सब लोग पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग उनकी जयंती के अवसर पर उनको जहाँ एक और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज हम लोग ये संकल्प भी ले रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। और हमारी भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है, अनेकता में एकता का सिद्धांत, उस अनेकता के सिद्धांत को हमेशा कायम रखने के लिए हम लोग सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने सारे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनको आज हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आज उनकी याद में संविधान बचाओ और सौहार्द बढ़ाओ, ये कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर बना रही है। हर जिले में हमारी गोष्ठियाँ हो रही हैं, सम्मेलन हो रही है, और उन ताकतों के खिलाफ जो बाबा साहब के संविधान को चुनौती देते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन ताकतों से लड़ने का संकल्प हम लोग आज ले रहे हैं। आज उन ताकतों से उनको नेस्ताभूत करने का भी संकल्प ले रहे हैं। जो दिखावे के लिए बाबा साहब को नमन करते हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, उनके बनाए हुए संविधान को बदलने की बात करते हैं, उन ताकतों को नेस्ताभूत करने का संकल्प भी हम लोग ले रहे हैं। हम बाबा साहब को एक बार पुनः अपने पूरे राज्य के कांग्रेस जनों की तरफ से नमन करते हैं। इसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ किया है वो सबके सामने है,
और हम इस रूप में उन्हें याद करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया, और हमें डिफेंडिंग होने की भी आवश्यकता नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, और हम इसी रूप में उन्हें याद करने के लिए, नतमस्तक उनके सामने होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, संसद में अमित शाह जी ने किन शब्दों में आम्बेडकर साहब का उल्लेख किया, ये सर्वविदित है, सभी इस बात को जानते हैं। तो हमें बीजेपी से इसके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसी कड़ी में देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोहाघाट में भी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा पिछड़े समाज को ऊंचे उठाने के लिए कार्य किए हैं। का ये संविधान पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक पर्व है हम सब के लिए। पूर्व संध्या पर हम सब कार्यकर्ताओं ने कल दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे परिवार उनको नमन करता है, और 1891 पर इनका जन्म हुआ था और 1956 पर इनकी मृत्यु हुई थी। निश्चित रूप से एक विद्वान और प्रखर विद्वान का हम नमन करते हैं। जय भारत, जय। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोहाघाट मंडल में इस जयंती को मना रहे हैं। जैसा कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मना रहा है। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे इस संविधान का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि इस देश के अंदर जितने वंचित लोग थे, जितने पिछड़े लोग थे, और महिलाओं के लिए बहुत काम किया और आर्थिक सुधार में बहुत काम किया। वो आयाम के धनी थे और आज भी पूरे विश्व में उनके बराबर कोई विद्वान व्यक्ति नहीं माना जाता। उनको जो है बोधिसत्व की उपाधि प्राप्त थी और भारत रत्न वो रहे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम आज अपने नगर मंडल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में चलने का हम लोग सब प्रयास करेंगे। और उन्होंने जो शिक्षा इस देश को दी है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस भारत देश के लिए। इसके बारे में बहुत गर्व का विषय है कि आज इनके द्वारा ही हमारे संविधान निर्माता, जबकि इसके संविधान के तहत आज भारत चल रहा है और उनकी जयंती है, उसमें हर पूरे देश में आज बड़े गौरव के साथ मनाया जा रहा है। हर पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर लोग इसको मना रहे हैं और इनकी बदौलत आज देश में कानून और संविधान जिंदा है। और एक बहुत विद्वान आदमी थे और उनने जब ये कानून संविधान बनाया तो उनकी पूरी जो मंशा थी कि लोग पढ़े लिखे और तरक्की करें। ये नहीं था आरक्षण वगैरह, लेकिन वो फर्स्ट व्यवस्था जो आरक्षण वगैरह की संविधान में की थी वो एक व्यवस्था का पार्ट था। लेकिन इनकी जो मंशा थी, इनकी मंशा केवल पढ़ लिख के आदमी अपने पांव पर खड़ा हो और बुद्धिजीवी बने और लोगों से रोजगार न में रोजगार देने की क्षमता हो, यही इनकी मंशा थी। और इसको ही आज हर पार्टी वाले इसे मना रहे हैं। और जो इनको अम्बेडकर और जय भीम के नाम से जो जाना जाता था, तो इनका एक सम्मान का नाम। बैसाखी के पावन पर्व पर मार्कंडेश्वर मंदिर में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। तीर्थ पुरोहितों की तरफ से निकाली गई तिथि के अनुसार 2 मई को तुंगनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को मार्कंडेश्वर मंदिर प्रांगण से भूतनाथ मंदिर मकू मठ के लिए रात्रि विश्राम किया जाएगा और उसके बाद डोली 1 मई को चोपता में रात्रि विश्राम के बाद 2 मई को तुंगनाथ पहुंचेगी और शुभ मुहूर्त में तुंगनाथ बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रातःकाल रुद्रा मेन गर्भगृह से अपना सभा मंडप में विराजमान हुई। उसके बाद पंचांग गणना की तिथि तय हो चुकी है। 18 मई अपना गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान होगा। 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होगी। यहाँ से राकेश्वरी मंदिर राशि में
विराजमान होगा और वहाँ से 20 तारीख को अपना गोंडार गांव में विराजमान होगा और 21 तारीख प्रातःकाल वहाँ से प्रस्थान होकर शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ धाम की कपाट द्वार खुल जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए। सभी श्रद्धालु आकर यहाँ द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर जी के दर्शन करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए, यही हम आशा करते हैं। तो 1 मई को चोपता में डोली का विश्राम होगा। बैसाखी पर मार्कंडेश्वर मंदिर में तिथि तय हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 2 मई को तुंगनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। 1 मई को चोपता में ये डोली का विश्राम होगा और इसी को लेकर ये तीर्थ पुरोहितों द्वारा जानकारी साझा की गई है। 1 मई को चोपता में रात्रि विश्राम के बाद 2 मई को तुंगनाथ पहुंचेंगे और शुभ मुहूर्त में तुंगनाथ बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी को लेकर सभी भक्तों में एक हर्षोल्लास की लहर देखने को मिल रही है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 30 अप्रैल को मार्कंडेश्वर मंदिर प्रांगण से भूतनाथ मंदिर मकुमठ में रात्रि विश्राम किया जाएगा और उसके बाद टोली 1 मई को चोपता में रात्रि विश्राम के बाद 2 मई को तुंगनाथ पहुंचेगी और शुभ मुहूर्त में तुंगनाथ बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को लेकर सभी में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, सभी तीर्थयात्री चारधाम के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं, उसी प्रकार से अब तुंगनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज कंडारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। नीरज, तुंगनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे? का जो पर्व होता है उस पे जो मार्कंडेश्वर मंदिर है जहां भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा यहाँ पे होती है मकुमठ में, आज पंचांग गणना के अनुसार भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि यहाँ पे घोषित की गई है और 2 मई को भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलेंगे, जबकि 30 मई को भगवान तुंगनाथ की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो गर्भगृह से बाहर आएगी। रात्रि पुरखी का यहाँ पे मेला लगता है, उसके बाद भगवान जोड़ा झूलते हैं और पहला पड़ाव जो भूतनाथ मंदिर होगा वहाँ पे होगा, दूसरा पड़ाव पहली मई को चोपता में होगा और दूसरे 2 तारीख को सुबह डोली चोपता से निकलकर 10-11 बजे के करीब तुंगनाथ धाम पहुंचेंगे और वहाँ विधि विधान के साथ भगवान तुंगनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुदृढ़ लाने के लिए उद्देश्य से हरिद्वार जिले में हाल ही में ई पॉश मशीनों की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन रुड़की क्षेत्र के मंगलौर में ये नई तकनीक लोगों के लिए राहत की बजाय मुसीबत का कारण बन चुकी है। मंगलौर के कई राशन कार्ड धारकों ने शिकायत की है और मशीन उन्हें फिंगरप्रिंट को पहचानने को लेकर विफल हमेशा पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद भी राशन से वंचित रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार ये पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि राशन वितरण के समय जो वो प्रणाली होती है फिंगरप्रिंट डिटेक्ट ही नहीं किए जाते, आखिरकार क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह कार्य किए जाते हैं। लगातार हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डिजिटल मशीनें भी लगाई गई थी जिससे कि देश को डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ावा मिल सके। राशन वितरण के लिए भी एक यहाँ पे ई पॉक्स मशीन लगाई गई थी जिससे कि ये देखा जा सकता था कि यहाँ पे मशीन लगाने के बाद ये दावा किए गए थे कि यहाँ कोई घोटाला नहीं होगा, जिसका राशन होगा वो उसी को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नई तकनीक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग राशन लेने के लिए पहुंचते तो जो ई पॉक्स मशीन है वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते, उससे लोगों के फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो नहीं आ पाते, जिस वजह से लोगों को घंटों लाइन में लगना होता है और कई बार जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो मशीन के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए कहा जा ये भी सकता है कि जो मशीन यहाँ पे तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई तो लोगों को यहाँ पे पारदर्शिता और जिस तरीके से यहाँ पे इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए तो वो लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यानी कि जिस तरीके से सरकार लाख दावे करती है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। जी मनोज, क्या कुछ उचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से हमेशा धांधली पाई जाती है, अब पारदर्शिता लाने के लिए यहाँ पर इसको डिजिटलाइज किया गया था, अब इसको लेकर क्या कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, लगातार ये भी देखा जाता है कि जो राशन डीलर होते हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे राशन में घोटाला किया जाता है। जो राशन
धावक होते हैं उनको यहाँ पे राशन नहीं दिया जाता था, जिस वजह से यहाँ पे कई घोटाले भी निकल के सामने आते थे। लगातार ये हरिद्वार से ऐसी खबरें प्रकाशित की गई है पहले भी कि यहाँ पे राशन जो विक्रेता होते थे उन समय से राशन लोगों को नहीं वितरण किया जाता था, जिस वजह से ये मशीन लगाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पे घोटालों से तो बचा जावे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लंबी लंबी कतारें, इस वजह से यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां पर दिनेशपुर में गुरुद्वारा माता साहिब कौर के बैसाखी के मौके पर भव्य भंडारे और मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल उद्घोष से पूरे गुरुद्वारे गूंज उठे। तो वहीं समाज सेवी डॉक्टर कुलवंत सिंह वर्क ने यहां पर बताया कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह का गुणगान किया जाता है, साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।